नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। बस्तर में सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे माड़ बचाओ अभियान के तहत जवानों ने 41 से 50 लाख रुपए के इनामी 3 नक्सलियों को मार गिराया है। इस बड़े एनकाउंटर के बाद जहां नक्सली बौखलाए हुए हैं, बैकफुट पर है, तो वहीं जवानों के हौसले बुलंद हैं। क्या है माड़ बचाओ अभियान, कैसे इस अभियान के तहत यह बड़ी कामयाबी मिली है और क्या है इस एनकाउंटर की इनसाइड स्टोरी, कैसे सुरक्षा बलों को जानकारी मिली और क्या मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो पाएगा, ऐसे तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ खास तौर पर मौजूद हैं आईजी बस्तर सुंदरराज पट्टीलिंगम सर। सर, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका सुंदरराज सर। जी नमस्कार। सुंदरराज सर, एनडीटीवी पर आप हमारे साथ आए। मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं आपका कि आपने वक्त निकाला इतने बिजी शेड्यूल में से। मैं पहला सवाल आपसे पूछना चाहता हूं सर, माड़ बचाओ अभियान, ये अभियान इसलिए अहम है क्योंकि यहां आप न केवल अबूझमाड़ बल्कि अबूझमाड़ की विरासत, संस्कृति, विचारधारा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अभियान आपके लिए कितना अहम, कितना चुनौतीपूर्ण और अब तक क्या उपलब्धियां सर? प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपी महोदय संगठन द्वारा इतना वर्षों से इंटरस्टेट बॉर्डर, इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर, इस प्रकार इलाका में जो कठिन भौगोलिक परिस्थिति का फायदा उठाकर क्षेत्र की जनता को दिग्भ्रमित करके उन्हें गुमराह करके अपना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड एरिया बनाने के लिए उनके द्वारा कोशिश की गई थी। खासतौर पर अबुझमाड़ इलाका है, काफी बड़ी एक सिक्योरिटी वैक्यूम इलाका रहा। उस इलाके में मोदी द्वारा अपने एक सेफ हाइडआउट के रूप में इसको लगातार इस्तेमाल करते आ रहे थे। लेकिन इस क्षेत्र में वर्ष 2024 में सुरक्षा बल द्वारा लगातार प्रभावी रूप से अभियान संचालित करने के परिणाम स्वरूप अब तक अलग अलग विभिन्न मुठभेड़ में 37 से अधिक माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। और खासतौर पर अभी 4 दिन पूर्व में जो अभियान संचालित किए गए थे, जी। जिसमें 3 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। काफी एक कठिन भौगोलिक परिस्थिति वाला इलाका जो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती क्षेत्र अबुझमाड़ में पड़ते हैं। और इस इलाके में लगातार 5 से अधिक दिन सुरक्षा बल द्वारा अभियान संचालित करके काफी बड़ी संख्या में आर्म्स एम्युनिशन भी रिकवर किए गए थे। और तीनों जो माओवादी वर्दीधारी जिसका डेड बॉडी रिकवर किए गए थे, उनके शिनाख्ती डीकेएसएफसी मेंबर, दंडाकारिणी स्पेशल जोन कमेटी मेंबर रूपेश और डीवीसीएम जगदीश और एक पीपीसीएम मेंबर सरिता के रूप में हुई है। इस प्रकार जो सुरक्षा बल को इस अभियान में काफी बड़ी एक निर्णायक बढ़त प्राप्त हुआ है। जी सुंदरराज सर, तीनों पर जगदीश, इसके अलावा रूपेश और बसंती यानी सरिता, इन पर कितना इनाम शासन की ओर से घोषित था सर? रूपेश एक डीकेएसएफसी मेंबर है, उनके ऊपर 25 लाख के इनाम थे। और डीवीसीएम जगदीश के ऊपर 16 लाख और जो पीपीसीएम मेंबर सरिता के ऊपर 8 लाख के इनाम थे। इस इलाके में मतलब कंपनी नंबर 10 जो पीएलजे का, वो कई वर्षों से सक्रिय थे। उस कंपनी का जो इंचार्ज थे डीकेएसएफसी रूपेश और उनके जो अन्य डीवीसीएम और अन्य साथी, उनके खिलाफ एक कार्रवाई की गई थी। और इसके पूर्व में भी वर्ष 2024 में अबुझमाड़ क्षेत्र अंतर्गत लगातार सुरक्षा बल द्वारा डीआरजी, एसटीएफ, बस्तर फाइटर और उस क्षेत्र में हमारा आईटीबीपी और बीएसएफ का बल भी तैनात है। जी। इन सभी सुरक्षा बल द्वारा एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के माध्यम से काफी अच्छे एक का अभियान संचालित की जा रही थी, जिसका परिणाम काफी सकारात्मक रहा। सुंदरराज सर, सिर्फ जगदीश, रूपेश या बसंती नहीं, इससे पहले जोगन्ना, रंधेर, रूपेश, शंकर राव, विनस, संगीता, ये तमाम ऐसे नाम हैं जो बड़े नाम थे नक्सली कैडर में, नक्सली संगठन में। इनको न्यूट्रलाइज करने के बाद आपको क्या लगता है सर, कितना असर मोराल पर पड़ा है नक्सलियों के? जी निश्चित रूप से देखा जाए तो विगत लगभग 30 वर्षों से प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपीएम मोदी संगठन की जो बाहरी नेतृत्व है, आमतौर पर जो टॉप लेवल में जो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इस प्रकार का जो छत्तीसगढ़ के बाहर की जो राज्य के रहने वाला जो माओवादी कैडर टॉप लीडरशिप में रहते हैं, उनके द्वारा स्थानीय माओवादी कैडर को एक ह्यूमन शील्ड के रूप में इस्तेमाल करके उन्हें एक फुट सोल्जर के रूप में हमेशा इस्तेमाल की जाती। कभी भी मुठभेड़ होते सुरक्षा बल के साथ, स्थानीय माओवादी कैडर को सामने छोड़कर पीछे से ये सीनियर माओवादी कैडर भाग जाते। ये पुराने माओवादियों का मोडस ऑपरेंडी थे। लेकिन वर्ष 2024 में सुरक्षा बल का रणनीति बेहतर रहा, जिसके परिणाम स्वरूप जो सीनियर माओवादी कैडर भी मुठभेड़ स्थल से भाग नहीं पाए थे। इसमें 10 जो टॉप लीडर्स जिसका नाम आपने लिया है, डीकेएसएफसी मेंबर जोगन्ना, रणधीर, अभी रूपेश, डीवीसीएम शंकर राव,
विनय और अभी जगदीश, इसके अलावा एसीएम संकेता, लक्ष्मी, इस प्रकार के जो बस्तर से बाहर अन्य प्रांत के रहने वाले जो माओवादी कैडर का डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ में रिकवर किए गए थे। कुल वर्ष 2024 में कुल 157 माओवादी कैडर के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। ये किसी एक ऑपरेशनल वर्ष के लिए सर्वाधिक की जो संख्या है, आंकड़ा ये है। और उसके साथ साथ जो ग्रेडेड वेपन्स है, एलएमजी, AK-47, इंसास, एसएलआर, इस प्रकार का काफी बड़ी संख्या में जो रेगुलर ग्रेडेड वेपन्स भी मुठभेड़ के पश्चात वर्ष 2024 में रिकवर किए गए थे। उसी हिसाब से देखा जाए तो माओवादी कैंप के लिए ये काफी बड़ा एक झटका है। इस साल जो टीसीओसी में भी माओवादी द्वारा सुरक्षा बल के ऊपर किसी प्रकार का कोई बड़ी घटना कर नहीं पाए थे। और हाल फिलहाल में 2 चुनाव जो संपन्न हुआ, विधानसभा चुनाव 2023 और लोकसभा चुनाव 2024, इन दोनों चुनाव में भी माओवादियों के हर प्रकार के जो उनके साजिश को सुरक्षा बल और स्थानीय प्रशासन द्वारा विफल करके शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव भी संपन्न किए गए थे। इस हिसाब से देखा जाए तो मतलब सभी तरफ माओवादी अभी अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड को जैसे उनका पकड़ ढीला होते जा रहा है। और क्षेत्र के जनता का मंशा भी है बहुत जल्दी माओवादी गतिविधि से उन्हें मुक्ति मिले, ताकि इलाका में शांति व्यवस्था स्थापित करने के साथ साथ विकास कार्य को भी गति मिले और एक नया पहचान भी मिले इन क्षेत्र का। खासतौर पर अबुझमाड़ क्षेत्र की जनता का काफी लंबा समय से उन्हें एक इच्छा है कि उनके क्षेत्र के एक नया आइडेंटिटी मिले, जो नक्सलवाद के नाम से नहीं, उधर का प्राकृतिक सौंदर्यता और अन्य जो आभार संभावना उसके नाम से उनके क्षेत्र के एक पहचान मिले। उसी दिशा में हम काम किया। मैंने सर सोशल मीडिया पर आपका वो चित्रकूट वाटरफॉल वाला वीडियो भी देखा। बस्तर की महिलाओं से जो आपकी बातचीत है, बगल में आपने राइफल लगाया हुआ है, वो भी मैंने विजुअल देखा, जिसमें महिलाएं बड़ी खुश नज़र आ रही हैं आपसे बात करते हुए। आपने बताया कि जब आप एसपी थे, उसके बाद जब आप आईजी बने, तो कैसे उन महिलाओं से आप बात कर रहे हैं, उन महिलाओं में विश्वास जगा है, उस पर मैं सब पर बात करूंगा। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं बरामद हुए हथियारों की, और जब हम बात कर रहे हैं टॉप नक्सल कैडर की, तो क्या सुरक्षा बलों ने बीते कुछ महीनों में स्ट्रैटेजी बदली है? क्योंकि जब आप हथियार एग्जिबिट करते हैं, ऐसा एग्जीबिशन लगाते हैं, तो उन हथियारों को देखकर भी कई बार आम आदमी को समझ में आ जाता है कि किस लेवल के लीडर इस बार न्यूट्रलाइज किए गए हैं। जब कार्बाइन मिलती हैं, इस बार AK-47 मिली, हमने देखा, तो उससे लगता है कि हां, अब शायद टारगेट, जो प्राइम टारगेट है, वो बड़े नक्सली हैं। तो कुछ रणनीति में बदलाव किया है क्या? पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है कि बड़े बड़े नाम जो है उन्हें ढेर कर दिया गया है। जी, शासन के स्पष्ट मंशा है बस्तर संभाग के अंतर्गत और अन्य इलाका में भी नक्सल गतिविधि को ऊपर अंकुश लगाकर क्षेत्र में एक शांति व्यवस्था स्थापित करने, उसी दिशा में लगातार कार्रवाई होते आ रहा है। खासतौर वर्ष 2024 में हमें काफी सकारात्मक और निर्णायक बढ़त प्राप्त हुआ है। सुरक्षात्मक कारण से हम स्ट्रैटेजी के पार्ट को बहुत ज्यादा खुलासा नहीं कर सकता, लेकिन हम शासन का मंशा है और सुरक्षा बल का जो संकल्प है और स्थानीय प्रशासन के इस दिशा में जो कार्य है उसका हम निश्चित रूप से बता सकता है। क्योंकि इतना वर्षों से माओवादी जो आंदोलन के कारण से किसी का कोई भलाई नहीं हुआ, उल्टा 1700 से अधिक निर्दोष ग्रामीण को माओवादी द्वारा हत्या की गई थे। अलग अलग घटना में उन्हें मुखबिर का आरोप लगाते हुए या आईडी ब्लास्ट के माध्यम से या अन्य जो विभिन्न घटना में 1700 से अधिक निर्दोष ग्रामीण का जान चले गए थे। 1200 से अधिक हमारा सुरक्षा बल सदस्य का शहादत हुआ और कई शासकीय संपत्ति का नुकसान हुआ। इस प्रकार जो माओवादी गतिविधि कारण से बस्तर क्षेत्र को और अन्य इलाका में सिर्फ एक नकारात्मक विषय को हमको देखने में आया है। इसलिए शासन का एक स्पष्ट इरादा है इस गतिविधि को समाप्त करे और माओवादी संगठन एक प्रतिबंधित गैर कानूनी संगठन है, उसकी पूरा एक्टिविटी को जड़ से उसको समाप्त करे। उसी दिशा में हम काम करते। 2024 में हमको काफी एक एडवांटेज, एक निर्णायक बढ़त प्राप्त हुआ है। उसमें कई फैक्टर इसमें शामिल है। सुरक्षा बल का जो ट्रेनिंग है, उनका जो डेडिकेशन है, और साथ साथ जो नवीन सुरक्षा कैंप अंदरूनी इलाका में भी कई प्रारंभ हुआ। उसके साथ साथ जो विकास कार्य को भी गति दी गई थे। शासन की एक स्कीम है जो नियत निलानार स्कीम है, जिसके माध्यम से प्रत्येक सुरक्षा कैंप को एक समग्रित विकास केंद्र के रूप में तब्दील करते हुए आसपास क्षेत्र के ग्रामीणों का सड़क, बिजली, पानी, आंगनवाड़ी से लेकर रेशन दुकान से लेकर अन्य सभी मूलभूत सुविधा से उनको लाभान्वित की जा रही थे। और जनता और सुरक्षा बल और जनता और शासन के बीच में जो विश्वास है बढ़ते जा रहा है, इनके संबंध मजबूत और मधुर होते जा रहा है। इन सभी फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन के कारण से वर्ष 2024 में हमें काफी एक अच्छा परिस्थिति देखने के लिए मिल रहा है। सर, आप एक सर्विंग ऑफिसर हैं। ये सवाल थोड़ा पॉलिटिकल है, लेकिन मैं आपसे इसका पॉलिटिकल वर्जन नहीं चाहूंगा, क्योंकि इसको अप्लाई तो आप ही को करना होगा।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त कर दिया जाएगा। इससे पहले जो ये डेट तय थी वो 2024 के लिए दी गई थी, तो ये डेट एक्सटेंड होती जा रही है। और मैं जानता हूं कि जो ज्योग्राफिकली जो कंडीशंस हैं वहां पर वो बहुत मुश्किल हैं, तो मार्च 2026 तक और फिलहाल जितनी हमारी तीव्रता या हमारी जो फ्रीक्वेंसी या हमारी जो इंटेंसिटी है नक्सलियों को न्यूट्रलाइज करने की, क्या वो उस लेवल की है, उस स्पीड में है कि हम मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद मुक्त कर सकें? जिस तरीके से बस्तर संभाग के अंतर्गत और अन्य जो प्रांतों में भी और अन्य नक्सल प्रभावित इलाकों में भी माओवादियों के खिलाफ प्रभावी रूप से कार्रवाई हो रहा है, उससे निश्चित रूप से सबको अभी विश्वास है आगामी 1.5-2 साल में जो नक्सल समस्या को हम जड़ से समाप्त कर सकता है। उसी दिशा में लगातार अभी कार्रवाई चल रहा है। वो जैसा बस्तर के मैं उदाहरण बताए तो इस साल हमको विभिन्न मुठभेड़ के पश्चात 157 से अधिक माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की गए थे और उस हिसाब से काफी बड़ी संख्या में आर्म्स एम्युनिशन रिकवर किए गए थे। और माओवादियों का जो क्षेत्रफल है वो सिमटते जा रहा है, उनके पैर के नीचे से जमीन खिसकते जा रहा है, उनकी जो नया कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो पा रहा है और उनका जैसा पुराना का जो गढ़ मानने वाला इलाका है वो सिमटते जा रहा है। वो इस प्रकार जो माओवादी काफी बैकफुट में है और कभी माओवादी बड़ी नुकसान को सामने करते उस समय वो सॉफ्ट टारगेट के ऊपर टारगेट करते, जैसा निर्दोष ग्रामीण है या कोई गाड़ी को जलाना है या कोई शासकीय संपत्ति नुकसान, इस टाइप का हरकत को अंजाम देते। अभी हाल फिलहाल में कुछ निर्दोष ग्रामीण को माओवादी द्वारा टारगेट की जाते, इससे ये प्रेरित हो रहा उनकी स्थिति काफी कमजोर होते जा रहा है, उनकी संगठन अभी खात्मा को अग्रसित है। इसी हिसाब से हमें पूरा विश्वास है आगामी 1.5-2 साल में काफी हद तक नक्सल समस्या को समाधान करने की दिशा में हमें सफलता प्राप्त होगा। और क्षेत्र की जनता भी माओवादी के एक असली चेहरा है, जो विकास विरोधी, एक जन विरोधी, खासतौर पर एक आदिवासी विरोधी चेहरा है, उसको जान लिया, देख लिया, समझ लिया। इसलिए माओवादी के किसी प्रकार का कोई सहयोग और समर्थन क्षेत्र की जनता से नहीं मिल रहा है। और खुद आपस में भी माओवादियों के एक दूसरे से लड़ाई चल रहा है, जो बाहरी माओवादी कैडर और अंदरूनी माओवादी कैडर के थोड़ा आपस में तालमेल बिगड़ते जा रहा है। और उन लोग का जैसा बाहर के लीडरशिप के प्रति जो स्थानीय माओवादी कैडर का विश्वास खत्म होते जा रहा है। इन सब परिस्थिति से हमको पूरा विश्वास है आगे में बहुत जल्दी माओवादी संगठन का खात्मा होगा और इलाके में शांति व्यवस्था स्थापित होगा। सुंदरराज सर, इस बात में कितनी सच्चाई है कि कोरोना के वक्त में नक्सलियों ने अच्छा खासा कैडर ज्वाइन कराया था? युवा बस्तर से कोरोना के वक्त में, जिस वक्त काम धंधे बंद थे, पैसों की जरूरत थी, स्कूल बंद हो गए थे, उस वक्त वो विचारधारा से प्रेरित होकर नक्सल संगठन से जुड़े थे। जैसा देखा जाए तो कोरोना का अवधि में शासन द्वारा और स्थानीय प्रशासन द्वारा काफी कुछ जैसा प्रिकॉशंस ली गए थे, जिसके कारण से जितना संख्या में माओवादी अपेक्षा कर रहे थे उनके पास जो नया रिक्रूटमेंट होगा उतना संख्या में नहीं हो पाए थे। जैसे जितना भी स्टूडेंट्स जो आश्रम स्कूल से छोड़कर अपना गांव गए थे वो लोग भी माओवादी विचारधारा से किसी प्रकार का उनका कोई अट्रैक्शन नहीं रहा। और इसी हिसाब से देखा जाए तो मतलब उनके पास काफी बड़ी संख्या में उस अवधि में कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। उल्टा कोरोना के समय जो माओवादियों का सप्लाई नेटवर्क काफी डिस्टर्ब हुआ है, उनके जो सीनियर कैडर्स है जो दवाई के अभाव में लॉजिस्टिक सप्लाई नहीं मिलने के कारण से कई लोगों का जंगल के अंदर उनका मृत्यु भी हुआ। जैसे यदि देखा जाए तो विगत 3 वर्षों में जैसे सेंट्रल कमेटी मेंबर जो माओवादियों का टॉप लीडर्स माना जाते हैं, उनमें से 4 टॉप लीडर्स को बस्तर संभाग के अंतर्गत उनकी मृत्यु हुआ अलग अलग कारणों से। जैसे उसमें सेंट्रल कमेटी मेंबर रमन्ना है, सेंट्रल कमेटी मेंबर रामकृष्ण, सेंट्रल कमेटी मेंबर हरिभूषण, सेंट्रल कमेटी मेंबर खड़गम सुदर्शन। इस प्रकार जो टॉप 4 जो माओवादी जो उनका मृत्यु इस अवधि में हुआ है। उसके अलग अलग कारण है, जैसे मैंने बताया तो उनका पहले जैसे उनका लॉजिस्टिक सप्लाई नहीं मिल पा रहा है, उनका मेडिकल फैसिलिटी अंदर जंगल तक माओवादी कैंप तक नहीं पहुंच पा रहा है, और हमारा जो नाकाबंदी कार्रवाई इतना तगड़ा थे इस सब में प्रभाव पड़ा है। उसी कारण से माओवादियों का कोरोना का अवधि में भी काफी भारी नुकसान उठाना पड़ा। और उसके बाद लगातार जो ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी के तहत और डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी के तहत और जनता का विश्वास हासिल करने में भी हमें सफलता मिला। उन सब परिणाम माओवादी अभी लगातार सेटबैक में है। हम अभी भी हम उनका ताकत को कम आंकलन नहीं कर रहा है, अभी भी उनके पास जो सुरक्षा बल को नुकसान पहुंचाने का यानी कोई नकारात्मक गतिविधि को अंजाम देने को उनके पास आईडी इस टाइप का घटनाक्रमक माध्यम से हमें नुकसान पहुंचा सकता है। इन सब विषय को हम ध्यान में रखकर एक एक कदम मजबूती और सावधानी से आगे ले जाएंगे ताकि क्षेत्र के जनता के इच्छा अनुसार और शासन के जो मनसा अनुसार हम इस समस्या को बहुत जल्दी खत्म कर सकते हैं। आईजी सर,
एक जो तस्वीरें हमने देखी जिसमें बताया गया कि क्या क्या बरामद हुआ है नक्सलियों के पास से, हमने देखा उसमें जैसे मैंने पहले बात की AK-47 थी, उसमें इंसास राइफल थी, उसमें SLR थी, दो कार्बाइन थी, 303 तो खैर अब तो बहुत छोटा हथियार है, इससे ज़्यादा ऑटोमेटिक हथियार हैं। ये जो हथियार मिले हैं, क्या ये हथियार हमारे जवानों से छीने हुए हथियार थे या इन्हें कहीं से परचेज या स्पॉन्सर उन्हें उन्हें किया गया था? जो अधिकतम जो ग्रेडेड वेपन्स अभी हाल फिलहाल में एनकाउंटर के पश्चात महोदय कैंप से रिकवर हो जा रहा है, उसका पूरा सुरक्षा बल से पूर्व में किसी न किसी घटना में महोदय द्वारा लूटा गए वेपन है, जैसे कोई कैंप अटैक हुआ या कोई बड़ी मुठभेड़ में जो एम्बुश में हमारा काफी बड़ी शहादत हुआ, उन सब घटनाक्रम में महोदय द्वारा इंसास SLR AK-47 LMG इस प्रकार के ग्रेडेड वेपन्स को काफी बड़ी संख्या में लूट लिया गया। उन वेपन्स अभी वापस रिकवर हो जा रहा है, और जैसा कुछ वेपन्स लोकली फैब्रिकेट भी की जाती है, BGL लॉन्चर्स, BGL शेल्स और अन्य कंट्री मेड वेपन्स लोकली जो अंदर महोदय द्वारा अपना लेथ फैसिलिटी के माध्यम से उसका निर्माण भी करने के लिए उनके पास पहले से थोड़ा सुविधा उपलब्ध है, लेकिन अभी धीरे धीरे उन सब फैसिलिटी को भी सुरक्षा बल द्वारा ऑपरेशन के दौरान दुरुस्त करते आ रहा है। इसलिए महोदय के पास अभी वेपन के दृष्टिकोण से भी और आर्म्स अम्यूनिशन के दृष्टिकोण से भी काफी अभी कमजोर स्थिति में है। लेकिन IED अभी भी हमारे लिए काफी एक बड़ी चुनौती है, इसलिए IED नेटवर्क को डिस्टर्ब करने के लिए लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं, उनके सप्लाई चेन के ऊपर प्रभावी रूप से कार्रवाई करते हुए अनेक मॉड्यूल को हमने बस्ट किया है, और आने वाले समय में भी इसमें हमारा फोकस रहेगा। जी सुंदरा सर, एक खबर ये आई थी कि नक्सली अब अंदरी इलाके में, अंदरूनी इलाके में वहां फैक्ट्री बना के और बाकायदा वहां वो ग्रेनेड लॉन्चर्स तैयार कर रहे हैं, मोर्टार के शेल तैयार कर रहे हैं। क्या ये बात सच है, और अगर ऐसा है तो किस हद तक वो प्रोडक्शन कर रहे हैं और ये हमारे लिए कितना चिंता की बात है? ये महोदय को कोई नया स्ट्रैटेजी नहीं है। पूर्व में भी उनके पास अंदरूनी इलाके में जहां पर सुरक्षा बल का थोड़ा पहुंच ज्यादा नहीं है, उन क्षेत्र में अपना एक सुरक्षित गढ़ मानते हुए उधर कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी उनके द्वारा लगभग पिछले 30-35 साल से जहां जहां पर उसका निर्माण करके रखा थे, अनेक ऑपरेशंस में हम उन फैसिलिटी को भी ध्वस्त किया थे। और जैसा हाल फिलहाल में देखा जाए तो मतलब BGL लॉन्चर्स काफी बड़ी संख्या में उनके द्वारा इस्तेमाल की जा रहे थे, उन फैसिलिटीज को भी हम अनेक ऑपरेशन के माध्यम से उसका डिस्ट्रॉय किए गए थे। जी और जैसा इससे ये प्रतीत होता है माओवादी को जो रेगुलर आर्म्स अम्यूनिशन का सप्लाई अभी काफी दिक्कत में आ रहा है, इसलिए जो अन्य जो अनकन्वेंशनल जो वेपन्स है, जिसको BGL को भी हम उसी में जोड़कर देख सकते हैं, और IED नाम से ही मतलब वो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस है, उसको भी हम इस दृष्टिकोण से जोड़कर देख सकते हैं। और इस हिसाब से महोदय को जो रेगुलर आर्म्स अम्यूनिशन का जो सप्लाई कम होते जा रहा है, और अनकन्वेंशनल तरीके से अडॉप्ट करने के लिए उनके द्वारा कोशिश की जा रही है, लेकिन उसमें भी हमारा पूरा प्राथमिकता है, और उन लाइक उनके पास उस टाइप की सुविधा को भी हम डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारा कार्य योजना है। जी सर, भारत की सियासत में डीमोनेटाइजेशन और नक्सली, इनको लेकर बहुत डिबेट्स हुई। जो सत्ता पक्ष है, बीजेपी है, वो कहता रहा कि बहुत असर पड़ा है नक्सलियों पर, वो आर्थिक रूप से टूट गए हैं, फाइनेंशियली बहुत वीक हुए हैं। कांग्रेस या बाकी विपक्षी दल कहते रहे कि डीमोनेटाइजेशन का नक्सलियों पर कोई असर नहीं हुआ, अगर होता तो 24 तक नक्सलवाद खत्म हो जाता। इसका बेहतर जवाब आपसे बेहतर कौन दे पाएगा? क्या वाकई डीमोनेटाइजेशन का नक्सलियों पर कोई असर पड़ा है, उनकी फाइनेंशियली उनको नुकसान हुआ है? जैसा महोदयों के खिलाफ हमें प्रभावी रूप से कार्रवाई करने के लिए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच का आवश्यकता है। जी उसमें जंगल के अंदर जो सुरक्षा बल द्वारा ऑपरेशन संचालित कर रहा है वो एक तरीका है, उसके अलावा उनका फ्लो फंड है, उनके सप्लाई नेटवर्क है, उन सबके ऊपर भी हमको प्रभावी कार्रवाई करना पड़ते हैं। उनका ओवरग्राउंड एक्टिविस्ट है, उनका भी जो गतिविधि के ऊपर हमें आवश्यक जांच पड़ताल करके यदि वो कोई गैर कानूनी गतिविधि में शामिल होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई करना, वो भी एक प्रमुख अंक है। इन सब में जो आपने विषय उठाए थे, तो फंड फ्लो का जो विषय है, उसको महोदय तक किसी प्रकार का जो फंड फ्लो हो रहा है उसका हम कैसा रोक सकता है। प्रमुख रूप से महोदय द्वारा लेवी वसूल करते हैं, जो अलग अलग जैसा सूत्रों के माध्यम से लेवी वसूल करते हो, जनता को भी प्रताड़ित करते, जो पार्टी फंड के नाम पर, चंदा के नाम पर उन्हें प्रताड़ित करके उनसे भी पैसा वसूल करते। इस सबको
ऊपर प्रभावी कार्रवाई करने के लिए, जैसे डिमोनेटाइजेशन के समय में भी उनका काफी बड़ी नुकसान हुआ है। और उसके बाद भी जैसे नवीन सुरक्षा कैंप लगने के बाद मोदी द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में जाकर जनता से लेवी वसूल नहीं कर पा रहा है, उससे क्षेत्र के नागरिक को काफी बड़ा राहत भी है। अंदरूनी इलाका में जैसा अपना मेहनत से जो पैसा कमाता जनता, उसका मोदी द्वारा किसी प्रकार के नाम से मतलब लेवी के रूप में लेते, अभी उससे छुटकारा काफी जगह मिल गई। कुछ इलाके में जो हमको कार्रवाई करना शेष है, उसमें भी हम फोकस तरीके से कार्रवाई करेगा। और उनका अन्य जितना भी साधन से जो उनके पास जो आय के स्रोत रहते हैं, उन सब के ऊपर प्रभावी रूप से कार्रवाई होते जा रहा है। इसलिए माओवादी के पास अभी सभी प्रकार का जो सप्लाई में, यदि लॉजिस्टिक सप्लाई, उनका वर्दी से लेकर जूता चप्पल और अन्य जितना आर्म्स अम्यूनिशन का सप्लाई और फंड का भी उनका काफी एक किल्लत को सामने करना पड़ रहा है। ये सब इंटीग्रेटेड अप्रोच के माध्यम से हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और निश्चित में हर एक निर्णय और एक कदम इस दिशा में काफी महत्वपूर्ण रहते हैं। आईजी सर, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि अब तक जो मैं जानता हूं या आम आदमी जानता है वो ये कि नक्सलियों को फंडिंग के 2-3 तरीके होते हैं। एक, इंटरनेशनली किसी जमाने में या पता नहीं अब कितना उनको फंडिंग होता है भारत की एकता अखंडता को अस्थिर करने के लिए। दूसरा, वो जो भी जंगल के वनोपज हैं जिसमें तेंदुपत्ता मेन है, उससे उनको एक होता था। और तीसरा जो अर्बन नक्सलाइट है, जो सप्लाई चेन के जरिए से उन तक फंडिंग या बाकी चीजें पहुंचते थे। इन तीनों पर कितना बड़ा प्रहार हाल के दिनों में सुरक्षा बलों ने किया है, कितना बड़ा अटैक किया है, और खासतौर पर सरकार की ओर से जब से तेंदुपत्ता का ऑनलाइन पेमेंट शुरू हुआ है, उससे कितना फर्क पड़ा है सर? जैसा अंदरूनी एवं वनांचल क्षेत्र में भी जैसा ऑनलाइन पेमेंट का स्थिति जैसा बढ़ते जा रहा है, और उधर जो फिनेंशियल इंक्लूजन का एक प्रोविजन जो जिस दिशा में लगातार काम चल रहा है, जिसके माध्यम से महोदय के पास अभी लेवी वसूली में, उनका एक्सटॉर्शन मनी में काफी कमी आया है। अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में, अलग अलग घटना के बाद इंट्रोगेशन में हमको ये बात समझ में आ रहा है। उनके पास जैसा पहले जैसा आराम से कोई पैसा नहीं मिल पा रहा है, उसी कारण से उनका कई कार्य योजना भी जो साजिश के तहत वो लोग काम करते हैं नाम मोदी, वो सब साजिश अभी सफल नहीं हो पा रहा है। वो जैसे साथ साथ जो बाहर से भी मतलब उनका जो भी सप्लाई करते हैं, यदि लॉजिस्टिक के माध्यम से या फंड के माध्यम से, उन सब ओवरग्राउंड वर्कर्स है, ओवरग्राउंड एक्टिविस्ट है, उनके ऊपर भी निगरानी रखा हुआ। और कई संगठन का भी गैर जी। कानूनी घोषित भी किए थे। और जैसे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जैसा छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें, तो फिर हम एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो एनआईए के पैरेलल में एक स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी निर्माण की गए थे, उनके द्वारा इस प्रकार का सप्लाई और फंड फ्लो के विषय में कार्रवाई की जा रही है। और छत्तीसगढ़ राज्य अंतर्गत एनआईए के द्वारा भी अनेक प्रकरण में जो विवेचना की जा रही थी, ताकि जो महोदय को जो इंटरस्टेट लिंकेज है, जो अर्बन लिंकेज है, इन सब के ऊपर भी हम और प्रभावी रूप से कार्रवाई कर सकते हैं। जो इस प्रकार जो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के माध्यम से महोदय का भी काफी बड़ी सेटबैक मिल रहा है। सर, आखिरी 2 छोटे छोटे सवाल लूंगा मैं आपसे। पहला सवाल तो सर मैं आपसे ये पूछूंगा, जो मेरा सेकंड लास्ट सवाल है, कि देखिए हम ये कहते हैं कि नक्सली बैकफुट पर है, नक्सली बौखलाए हुए हैं, लेकिन उसका खामियाजा कहीं ना कहीं बस्तर या मूल अबूझ मड़िया को भुगतना पड़ता है। जन अदालत लगाकर नक्सली आम लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। और मैंने पहली बार देखा कि बहुत बड़ी तादाद में बस्तर के लोग इस बार राष्ट्रपति भवन पहुंचे, अमित शाह से मुलाकात की, राष्ट्रपति से मुलाकात की, अपना दुखड़ा उन्होंने रखा। उन्होंने कहा कि हम पर बहुत कुछ बीत रहा है। तो एक तरफ हम कह रहे हैं कि हम अंदर तक जा रहे हैं, हम नक्सलियों को मार रहे हैं, हम उनको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। दूसरी तरफ वहां के जो लोग हैं वो अब इतने पीड़ित या दुखी हो गए कि उनको दिल्ली तक का सफर तय करना पड़ा। जैसा पूर्व में भी मैंने इस बात को जिक्र किया थे, जी। जो माओवादी गतिविधि कारण से अ, अभी तक बस्तर संभाग के अंतर्गत 1700 से अधिक निर्दोष ग्रामीण का जान चले गए थे। और इस विषय को बाहर की दुनिया को अवगत कराने के लिए जो क्षेत्र के जो नागरिक जो पीड़ित है नक्सल गतिविधि कारण से, वो अपना दर्द को बाहर की दुनिया से शेयर करने के लिए, और इस टाइप का घटना आगे ना हो, इसके लिए सबसे एक प्रकार का अपील करने के लिए अलग अलग स्थान में उनके द्वारा भ्रमण किए गए थे। जैसा अभी दिल्ली में राष्ट्रपति भवन भी गए थे, और जैसा माननीय गृह मंत्री महोदय से भी जाकर उनका मुलाकात हुई थी, और अलग अलग एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और अन्य संस्था भी उन्होंने भ्रमण करके इस विषय को शेयर किए थे। मतलब उनके साथ जो घटनाक्रम हुआ उसके पीड़ा को उन्होंने जैसा एक्सपीरियंस जो क्या रहा, इन सब विषय को
बाहर की दुनिया से उन्होंने शेयर की थी। हम अभी भी मोदी से अपील करना चाहते हैं, जैसे इस टाइप का घटना से क्षेत्र की जनता को भारी नुकसान होते हैं, खासतौर पर जो स्थानीय नागरिक, स्थानीय जो माओवादी कैडर को बाहर के माओवादी द्वारा दिग्भ्रमित करके उन्हें जल जमीन जंगल के विषय पर सही जानकारी ना देकर उन्हें हमेशा एक गुमराह करते हुए और खुद उनके माध्यम से उनके क्षेत्र के लोगों को हत्या की जाती है। इस प्रकार के घटनाक्रम को स्थानीय माओवादी कैडर काफी समझ भी लिया है, इसलिए उनके साथ छोड़कर काफी बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण भी कर रहा है। और जैसा माओवादी कभी भी जैसा बैकफुट में रहते, जैसा पूर्व में भी इस बात को मैंने बताए थे, वो सॉफ्ट टारगेट को अटैक करने के लिए कोशिश करते। उनके पास सबसे पहले एक सॉफ्ट टारगेट दिखते निर्दोष ग्रामीण, जो उनके पास कोई अपना प्रोटेक्शन के लिए कोई सुविधा नहीं थी, उन्हें टारगेट करके इलाके में एक टेरर पैदा करने के लिए कोशिश करते। जैसे पूर्व में देखा जाए वर्ष 2008, 9, 10 इस अवधि में प्रति वर्ष लगभग 150 लेकर 200 तक निर्दोष ग्रामीण को माओवादी द्वारा हत्या की जाती। धीरे धीरे वो घटनाक्रम कम होते, जो विगत वर्षों में लगभग ऑन एन एवरेज 40-45 निर्दोष ग्रामीण की जान चलाते हैं इस टाइप का हिंसात्मक गतिविधि से। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी मतलब जीरो कैजुअलिटी, यदि सुरक्षा बल की ये ओर से बहुत भी हो जरूरी है। या एक आखिरी सवाल ग्रामीण सर, की ओर से भी। जी एक लास्ट सवाल सर, सुंदरा सर, देखिए नियत नेल्लानार, लोन वर्राटू, सरकार की इन योजनाओं और सुरक्षा बलों के अभियान से बहुत कुछ असर पड़ रहा है, लेकिन मेरा एक सवाल है सर, जी सर, आप स्माइल नहीं करते हैं क्या सर? जी, लेकिन जैसा कि जो भी समस्या है उसका हमको एक शांत तरीके से उसका एनालिसिस करना, उसके समाधान की दृष्टि से हमको आगे बढ़ना है। और फॉर्चुनेटली मतलब अभी वर्ष 2024 में सभी पैरामीटर में हमको एक अच्छा सकारात्मक परिणाम देखने के आ रहे थे। और ये क्षेत्र की जनता का कई दिनों से उनकी इच्छा भी है वो ये समस्या समाप्त हो और एक शांतिपूर्ण जीवन जीने उनके एक इच्छा थे। उस इच्छा को पूर्ति करने के दृष्टिकोण से शासन के मंशानुरूप अब सभी सुरक्षा बल, स्थानीय पुलिस से लेकर केंद्रीय अर्धसैनिक बल और स्थानीय प्रशासन और क्षेत्र की जनता का भी इसमें काफी अच्छा सहयोग रहा। मीडिया का भी काफी इसमें एक सकारात्मक भूमिका रहा। इस प्रकार सभी एजेंसीज ने, सभी जो स्टेक होल्डर्स ने एक साथ मिलकर जो माओवादी समस्या के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और निश्चित रूप से इसका परिणाम काफी अच्छा रहे, सकारात्मक रहे और सर हिंसा जी, समाप्त हो, ये हम सबकी इच्छा है। मैं सैल्यूट करता हूं सर आपको, हमारे तमाम सुरक्षा बलों को, जवानों को, जो अपनी जान हथेली पर रखकर हमारे देश की सीमाओं और हमारे देश के जितने आंतरिक